गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी या फिर कहें पादप कार्यकी, है ना। पादप कार्यकी। आज का जो सेशन है वो बहुत ही जो है स्पेशल है और आज आपको बताएंगे कि भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। आजकल बफरिंग क्यों हो रही है ज़्यादा एक्चुअल में? जस्ट में चलिए ठीक है ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर 1 हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। वैसे तो ये हिंदी माध्यम सॉरी अंग्रेजी माध्यम में, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी में सारी चीज़ें समझाऊं। मैं एक्चुअल में समझाऊंगा आपको हिंदी में, ठीक है, दिखाऊंगा केवल इंग्लिश में, और इंग्लिश को भी मैं समझा के जाऊंगा, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी का परिचय व पौधों का पानी से संबंध या प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक। तो आज थोड़ा सा हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन को, ओके। एक्चुअली पादप कार्यकी होता क्या है भाई, बताओ जल्दी से। पादप कार्यकी क्या होता है? पौधे की कार्यात्मक गतिविधियां, पौधे की कार्यात्मक, जैसे पौधा भोजन कैसे बनाता है, पानी को अब्जॉर्ब कैसे करता है, गैसों को रिलीज कैसे करता है, पानी को रिलीज कैसे करता है, वो अपनी क्रियाएं कैसे करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पादप शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं या प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 6 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है लगभग सभी एग्जाम के लिए। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के बैचेस अलग अलग हैं, लेकिन अगर कि आप साथ में एक ही बैच में सारे बैचेस पढ़ना चाह रहे हो तो उसके लिए एग्रीकल्चर महापैक है, ठीक है। तो सारे बैचेस आपके 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी, आपका एजीटीए का भी, साथ में साथ एमपीआरओ एसएडीओ का भी, साथ में साथ गन्ना पर्यवेक्षक और कृषि विकास अधिकारी का भी, और साथ में साथ एजीटीए और अन्य एग्जाम के लिए आपके लिए किताबें भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये सारी आपके उपलब्ध है हमारी ऐप विजन एग्री एकेडमी पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, विजन एग्री एकेडमी को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बताया बच्चों कि पौधों की कार्यकी, कि प्लांट अपना मैकेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है या आपका जो कार्य है वो कैसे करता है, कि भाई श्वसन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, किस सेल में श्वसन हो रहा है, कहां हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो कहां हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है तो कहां हो रहा है ना। पौधा भोजन कैसे बना रहा है, बढ़ कैसे रहा है, पौधों से पानी कैसे आपका निकल रहा है, सारी चीजें हमारे जो है इन सब का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है बच्चों? प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी कहलाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, है ना, या फिर कहें पादप विज्ञान की एक शाखा है। प्लांट बॉटनी या फिर कहें बॉटनी की जो है ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी। इसके जनक की बात करें तो जो स्टीफन हेल्स हैं, किसे बच्चों? स्टीफन हेल्स को हम इसका जनक कहते हैं, या फिर कहें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी के जो जनक माने जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? स्टीफन हेल्स। यदि हम कहें कि भाई भारत में पादप कार्यकी के जनक कौन है, तो भारत में कहें तो आपके जेसी बोस। जेसी बोस को आपका भारत में क्या कहा जाता है? पादप कार्यकी का जनक भारत में। एक किताब लिखी गई जिसे प्लांट फिजियोलॉजी नाम दिया गया, जो कि सॉलिसबुरी एंड बॉस रॉस नामक वैज्ञानिकों ने लिखी, ठीक। तो प्लांट फिजियोलॉजी का केवल इतना सी हमारा इंट्रोडक्शन है। अब बच्चों जो पादप कार्यकी है इसमें क्वेश्चन कहां से आता है ना, प्रश्न किस टॉपिक से आते हैं? तो भाई टॉपिक के नाम बताएं उससे पहले आप लोग अगर ये नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इससे आपका हर एक एग्जाम में एमपीआरयू का दे रहे हो तो उसमें तो एक क्वेश्चन पक्का है इससे, ठीक। आपका हो गया अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
पानी का अवशोषण, इससे भी क्वेश्चन आता है। ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन से क्वेश्चन आता है। श्वसन, रेस्पायरेशन से क्वेश्चन आता है। आपका पादप के जो भाग होते हैं, प्लांट पार्ट्स, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आपका गटेशन से क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में ट्रांसपायरेशन का एक रूप ही है, होता है, ठीक है। आपका प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से रेडी करना है, अच्छे से तैयार करना है। प्लांट फिजियोलॉजी में केवल यही आपका बहुत महत्व का है। तो आज पहला जो इसमें है वो है बच्चों प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पौधे का पानी से संबंध। भाई पौधे में पानी क्या कार्य करता है? एक्चुअल में पौधे में पानी की बात करें तो यूनिवर्सल सोलवेंट है, इसमें सब कुछ घुल जाता है, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट आसानी से घुल जाता है। दूसरा क्या है भैया? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो 80 से 90% भाग जो होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो किसका बना होता है भाई? पानी का होता है। और 70 से 80% भाग जो हमारे पौधे का होता है वो भी आपका किससे होता है भैया? पानी से होता है। मेंटेन टर्जिडिटी, भैया पानी इसको सीधा खड़ा रखता है, किसको भाई? प्लांट को, पौधे को। साथ में साथ यह जो है इसे सूखे क्षेत्रों में गिरने से या मुरझाने से बचाता है। साथ में साथ भोजन के निर्माण में ये जो है आवश्यक है, फोटोलाइसिस के लिए जो है जरूरी है ना। तो यहां पर जल की उपयोगिता बहुत है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, या फिर कहें आपके पानी के कार्य के जो है महत्व, तो यूनिवर्सल सोलवेंट है, मतलब ये कहें वैश्विक रूप से घोलक है, मतलब ये कहें इसमें कुछ भी घुल जाता है। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सोलवेंट ड्यू टू इट्स बाइपोलर नेचर, पोलरिटी, ability to form hydrogen bond and high dielectric constant, है ना। Constituent of protoplasm, most herbaceous plant part contain 80 to 90% water, which woody plant typically contain over 50%। जो ज्यादातर पौधे होते हैं उनमें आपका 80 to 90% जो जीव द्रव्य होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है? पानी होता है भाई। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है भैया? टर्जिडिटी मतलब कठोरता, अब दृढ़ता, पौधे का किसी भी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति दृढ़ता, है ना। स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। सेल वॉल का जो है एनलार्जमेंट है, सेल वॉल के बढ़ाव के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। अंडर प्लांट वाटर रिलेशनशिप वी स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट। पौधे और जल के संबंध में हमें 3 चीजें अध्ययन करनी है। पहला क्या बच्चों? एंट्री ऑफ वाटर इनटू द प्लांट। भाई पौधे में पानी कैसे जाता है, एंट्री कैसे होती है? तो बच्चों ऑस्मोसिस, पौधे पानी को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा जो है, या परासरण द्वारा, याद रखना भाई, परासरण द्वारा पौधे पानी को लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं पानी को, ठीक। दूसरा है मूव अप ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट। भाई प्लांट में, पौधे में पानी चलता कैसे है? तो जाइलम बेसल्स जो होती हैं उनके थ्रू, किसके थ्रू बच्चों? जाइलम बेसल्स के थ्रू आपका जो पौधा है वो क्या करता है? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? ले जाता है, ठीक। अब भैया आपसे पहला चीज पूछा जाता है, भाई ऑस्मोसिस के द्वारा तो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, पानी को लेते हैं पौधे, लेकिन कहां से लेते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई पानी का अब्जॉर्प्शन किस पार्ट से होता है? तो रूट हेयर्स, जो जड़ रोम है या मूल रोम जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। किस क्रिया द्वारा? ऑस्मोसिस द्वारा, या फिर कहें परासरण द्वारा। और पानी का ऊपर की ओर जाना, असेंट ऑफ सेप या रसारोहण हम जिसे कहते हैं, मतलब पानी जब पत्तियों तक पहुंचता है, फल तक पहुंचता है स्टेम के थ्रू या जाइलम बेसल्स के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंट ऑफ सेप कहते हैं, है ना। तो मूव अप ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, असेंट ऑफ सेप, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब ऊपर की ओर पानी का जाना। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है? असेंट ऑफ सेप कहलाता है, ठीक। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, भैया प्लांट में, पौधे में पानी का नुकसान कैसे होता है? एक तो ट्रांसपायरेशन है, बाष्पोत्सर्जन है, और दूसरा है गटेशन।
दोनों ही क्रिया है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पौधे से आपका स्टोमेटा के द्वारा पानी का भाप के रूप में या बाष्प के रूप में हानि होना। और गटेशन क्या होता है, हाइडेथोट, एक स्पेशल संरचना होती है हमारे पौधों में जो कि पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइडेथोट कहते हैं, जिनके थ्रू पानी क्या होता है भाई, आपका बाहर निकलता है ना। या फिर कहें आपको जब प्रेशर पड़ता है, या फिर कहें कि जब ज्यादा पानी हो, या फिर कहें कोई प्रेशर हो, तो वाटर प्रेशर के कंडीशन में आपका गटेशन की क्रिया होती है। आपका देखो टीए में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये बताइए कि आप जो मतलब ये कहें कि जो गटेशन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, तो हाइडेथोट्स में होती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें फोटोसिंथेसिस वो भी आपकी कार्यात्मक, ये चीजें तो है ही। वाटर तो आपका तीन तरह से होता है, एक तो आपका जो है ओस्मोसिस द्वारा, साथ में साथ असेंट ऑफ सैप, फिर आपका ट्रांसपायरेशन और गटेशन, ये वाटर लॉसेस, मतलब एक कहें पानी जब जब पौधा पानी को लेता है साथ में साथ निकालता, तब तक की ये प्रोसेस है। तीन तरह से प्रोसेस इसकी होती है, ठीक है। सबसे पहले है डिफ्यूजन। भाई डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, कोई बताएगा क्या। डिफ्यूजन आपका हाई कंसंट्रेशन का या फिर कहें अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता की ओर बढ़ना, चाहे वो घोल हो, चाहे गैस हो, चाहे आपका ठोस हो, उसका गैस या रंग या लिक्विड का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, जब तक कि वहां पर कंडीशन बराबर ना हो जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे कि आपने पानी के अंदर एक नील या फिर कहे नीला कलर डाला, ठीक, तो जब तक वो पूरा फैल नहीं जाएगा, मतलब उसके जो पूरे पानी में एक समान रूप से मिल नहीं जाएगा, उस क्रिया को क्या करेंगे आप, डिफ्यूजन। क्योंकि लो कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, वाटर है, और हाई कंसंट्रेशन क्या है, कलर है। आपने कलर डाला, जब तक पूरा घुल नहीं गया उसमें, तब तक वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। जब आपका पानी या फिर कहें कोई भी लिक्विड हो गया, चाहे गैसेस हो, चाहे आपका जो है ठोस हो, या फिर सॉरी आपका जो है कोई भी आपका सॉल्यूशन हो, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। जैसे इस कमरे में यदि मैंने कोई स्प्रे डाला या फिर कहें परफ्यूम डाला, जब तक उसकी महक पूरे कमरे में ना फैल जाएगी, तब तक मतलब ये कहें उसका सांद्रण बराबर ना हो जाए। जैसे आपने ये कह सकते हैं कि एक आपका कम सॉरी नॉर्मल पानी में आपने जूस वाला पानी डाला, जब तक वो एक समान रूप से मिल नहीं जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भैया, आपका डिफ्यूजन करेंगे। मतलब हाई कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या लो कंसंट्रेशन की ओर घोल या गैसेस या लिक्विड का बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है भाई। देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या कणों का फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन मतलब एक है उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है भाई। अब डिफ्यूजन प्लांट में कैसे होता है भाई, प्लांट में अब जैसे मान के चलो कि कहीं ज्यादा CO2 हो गई, कहीं ज्यादा ऑक्सीजन हो गई, तो वो क्या करेगी, प्रसारित हो जाएगी, पूरे पौधे में फैल जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन ऑफ CO2, O2 एंड वाटर वेपर अकर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा ही आपका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है पौधों में। रूट सेल टेक अप O2 फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज CO2। आपकी जो जड़ें हैं वो जड़ों के द्वारा क्या लेती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और आपका CO2 को क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती है। मतलब हाई कंसंट्रेशन लो स्टोमेटा के थ्रू लो कंसंट्रेशन की ओर बढ़ना क्या कहलाता है बच्चों, डिफ्यूजन या परासरण कहलाता है। तो डिफ्यूजन की बात करें, इसे हम हिंदी में परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परासरण कहते हैं। क्लियर है। आगे देखो डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या अणुओं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस या फिर कहें आपके जो गैस के कण हैं, लिक्विड्स और सॉल्यूट या घोल के कण हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द
इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक वो उस एक समान आयतन में क्या नहीं हो जाते, समान रूप से फैल नहीं जाते। मतलब ये कहें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर तब तक बढ़ेंगे जब तक कि वो एक समान रूप से फैल नहीं जाते, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिफ्यूजन या परासरण कहेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अगली क्रिया है बच्चों ऑस्मोसिस। अब देखो जो डिफ्यूजन हो रहा था ये भी उसके समान ही है। समान कैसे भाई, इसमें भी जो आपका घोल होता है वो हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ता है। लेकिन 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 यहां पर एक कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या है बच्चों, यहां पर क्या है, एक सेमी परमेबल लेयर है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। जब आपका कोई भी सॉल्यूशन या फिर कहें आपका कोई भी लिक्विड या फिर कहें आपके कोई भी गैस के अणु उच्च सांद्रता से किसी परमेबल लेयर या अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस या फिर कहें आपका परासरण कहते हैं। इसको विसरण कहते हैं। सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई मेरे से, इसे विसरण कहते हैं। विसरण कहते हैं, विसरण, इसको करेक्ट करना है, इसे विसरण कहते हैं। परासरण आपका ऑस्मोसिस को कहते हैं। ऑस्मोसिस को आपका क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परासरण। परासरण आपका जो है ऑस्मोसिस को कहते हैं और विसरण कहते हैं आपका डिफ्यूजन को, है ना। विसरण किसे कहते हैं, डिफ्यूजन को। सॉरी बच्चों, है ना। तो जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं वो किसके द्वारा आपका पौधों पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, पानी को ये ऑब्जॉर्ब करते हैं किसके द्वारा, आपका ऑस्मोसिस या परासरण क्रिया द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि जो पौधे होते हैं वो पानी को किस क्रिया द्वारा ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा। कहां से ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट हेयर, रूट हेयर या फिर कहें जड़ रोम, जड़ रोम से पानी को अंदर लेते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली। अब देखो यहां पर क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहां पर अर्ध पारगम झिल्ली है। अब देखो जो पानी अब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, वो केवल पानी नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी घुले हुए हैं। एक्चुअली में हमारा जो पौधा होता है वो केवल पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है, वो साथ में साथ न्यूट्रिएंट को भी अब्जॉर्ब कर रहा होता है ना। तो यहां पर आपका जो हाई सॉल्यूशन या फिर कहें हाई कंसंट्रेशन क्या है, उसमें आपका पौधे के अंदर क्या है, नॉर्मल पानी है, लेकिन आपका जो बाहर है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन, उसमें न्यूट्रिएंट भी है, आपका केमिकल भी, सब कुछ है। तो वो वहां से हाई कंसंट्रेशन कहां ले जा रहा है, एक अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से छन छन के वो कहा जा रहा है लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आपका ऑस्मोसिस या परासरण। और पौधों में पानी का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑस्मोसिस द्वारा होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है ये, कोई सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये लो वाटर कंसंट्रेशन है, यहां पर हाई वाटर कंसंट्रेशन है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पर जल की मात्रा कम है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से कम वाटर या फिर कहें कम जल सांद्रता की ओर जाना, है ना, वो क्या कहलाता है, आपका जो है ऑस्मोसिस कहलाता है। तो देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है भाई, osmosis is essentially a special type of diffusion of liquid which involves semi permeable layer। एक तरह का ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें क्या है इन्वॉल्व है, आपकी एक अर्ध पारगम झिल्ली इन्वॉल्व है। ठीक है, जो घोल है कम सांद्रता से घोल को अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, यहां पर घोल जो है या सॉल्यूशन जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, कम सांद्रता से वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता, और जो वाटर की ज्यादा, वाटर की मतलब एक है वाटर कंसंट्रेशन से मतलब ये है कि जल की सांद्रता अधिक है, जल की सांद्रता मतलब एक है पानी ज्यादा है। तो वाटर कंसंट्रेशन या जल की जब सांद्रता या फिर कहें अधिक सांद्र जल से कम सांद्र जल की ओर जाना, या फिर कह सकते हैं कि घोल की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना,
क्या कहलाता है आपका? ऑस्मोसिस कहलाता है। ये सेमी परमेबल झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक, तो द टर्म ऑस्मोसिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एबे नोलेट। 1748 में एबे नोलेट ने पहली बार इसको जो है कॉइन या फिर कहें पहली बार दिया। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, है ना, घोलक, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर कहें अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, या फिर कहें ये कह सकते हैं कि कम सांद्रित पानी से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ना, है ना, या कम सांद्रता वाले घोल, पानी तो अधिक सांद्रता, अब मान के चलो कि ये वाटर है और ये आपका जो है एक कहें एक सॉल्यूशन है, ठीक, ये आपका प्लेन वाटर है, ठीक, प्लेन वाटर मतलब कहें कि आपका जो है सामान्य जल है। जब सामान्य जल, देखो याद रखना, यहां पर जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है ना। अब जैसे इसी में समझे हम, इस स्ट्रक्चर में यहां पर जो हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब जल की सांद्रता इस वाले जो बाउल है इसमें क्या है? हाई है, ज्यादा है, हाई है। और इस वाले में क्या है? लो वाटर कंसंट्रेशन। लो वाटर कंसंट्रेशन का मतलब है कि यहां पर पानी कम है ना। यहां पर क्या है? आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब घोल है पूरा, ठीक है। तो जब आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे, है ना, मतलब एक है जल की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, तो वहां क्या होगा? आपका ऑस्मोसिस। और इसको उल्टा मतलब एक है कि घोल की, यदि घोल की बात करें तो घोल की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना, घोल की उच्च सांद्रता की ओर, है ना, पानी की उच्च सांद्रता से कम सांद्रता और घोल की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ये दोनों ही आपका जो है आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना, है ना, कि भाई पानी का तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है जो लिक्विड है ना, लेकिन जो आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, मतलब ये कहें कि जो हाई सॉल्यूशन है, ये मतलब ये कहें यहां पर लो वाटर कंसंट्रेशन, वाटर कम है लेकिन यहां पर मतलब ये कहें और केमिकल या घोल ज्यादा है ना, यहां पर घोल कम है, तो घोल के कम सांद्रता से घोल की अधिक सांद्रता की ओर जाना ऑस्मोसिस है, या अधिक पानी से कम पानी की ओर जाना भी आपका क्या है? ऑस्मोसिस है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एक सेमी परमेबल या फिर कहें अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू। Aquaporins are a group of integral membrane protein that form channels in the cell membrane, allowing for the selective transport of the water molecule in out of the cell। तो यहाँ पर एक्वापोरिन एक ग्रुप है किसका? आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन का, किसमें? प्रोटीन का, जिसमें आपका कोशिका में, जो कि एक तरह से इस तरह एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, एक तरह से वॉचमैन का काम करता है, कि भाई जो आपके सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं को अंदर जाने देता है, बाकी को बाहर कर देता है ना, ठीक। तो ये आपकी ऑस्मोसिस हो जाता है। फिर है आपका प्लाज्मोलाइसिस। देखो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हम बताना भूल ही गए, किसमिस का फूलना, किसमिस का फूलना। अब देखो किसमिस है, उसके अंदर क्या है? वाटर सॉल्यूशन तो है नहीं, है ना, मतलब एक तरह से घोल है, ठीक। आपने उसको मिल्क में डाला या आपके पानी में डाला, वो फूल जाती है, क्यों? क्योंकि उसने ऑस्मोसिस की क्रिया की है। मतलब ये कहें कि वहां पर पानी को उसने अपने अंदर एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या के लिया है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर पानी मूव कर गया है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक अधिक सांद्रता वाला एक ठोस है या फिर कहें आपका एक सॉल्यूशन है ना, उसको उसने खींच लिया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपको ऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब किसमिस का फूलना ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस या परासरण कहलाता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगला है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है भाई? आपका अभी हमने पढ़ा पानी का अंदर जा रहा है ना, कोशिका के अंदर, लेकिन अब कोशिका से बाहर आ रहा है,
मतलब किशमिश का सिकुड़ना। जैसे मान के चलो नमक के घोल में आप किशमिश डाल दो तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, है ना। ऐसे ही हमारी कोशिका के अंदर होता है। जब हाई केमिकल कंसंट्रेशन वाले पानी से आप देते हो तो जो कोशिका है, प्रोटोप्लाज्म है, उससे जो पानी होता है या वो जो कोशिका है वो सिकुड़ जाती है और पानी को बाहर निकाल देती है। इसे हम कहते हैं एक्जो ऑस्मोसिस, मतलब ये कहें कि बाहर की ओर इसे खींच लेती है या बाहर की ओर उसे फेंक देती है। उसे हम क्या कहते हैं, आपका जो है प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो देखिए प्लाज्मोलाइसिस, वाटर मूव आउट ऑफ द प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉजिंग इट टू श्रिंक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, हाइपरटोनिक जैसे नमक का घोल हो गया, केमिकल का घोल हो गया, ये क्या है बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो इसमें क्या होगा कि यदि आप जैसे आपका क्या होता है कि यदि आप लवण प्रभावित या नमक प्रभावित मृदा होती है वहां पर पौधे मुरझा जाते हैं। क्यों, क्यों, इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब ये कहें प्रोटोप्लाज्म से पानी को खींच लेने का काम करता है। मतलब ये कहें कि पानी की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। यहाँ पर देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाई सेल कंसंट्रेशन है, यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल प्लांट सेल है। यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है, वाटर मूव आउट सेल, सेल से बाहर निकलेगा, प्लाज्मोलाइसिस होगा और यहाँ पर पौधा क्या हो जाएगा भैया, मुरझा जाएगा, है ना। और प्लाज्मोलाइसिस का कारण है नमक या आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप नमक भी कह सकते हैं, आपके और भी कई तरह के जो है आपके सोलवेंट आते हैं या घोलक आते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो प्लाज्मोलाइसिस जो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जल का बाहर की ओर निकलना या पानी का पौधे से बाहर निकलना या कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस को हम देखेंगे, प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है भाई, प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब ये कहें जैसे ये किशमिश थी, है ना, किशमिश का फूलना ऑस्मोसिस है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अधिक मतलब ये कहें अधिक सांद्रण वाला क्या था, घोल था। अब उसका उससे भी ज्यादा अधिक सांद्रण वाला आपने उसमें मिला दिया, मतलब ये कहें नमक डाल दिया, कोई भी ऐसा केमिकल डाल दिया जो उससे भी अधिक सॉल्यूशन में है, सांद्रता में, तो वो बाहर की ओर बहेगा भैया। जो उसके अंदर जो लिक्विड है या उसके अंदर जो आपका ये कह सकते हैं जो भी पानी है वो बाहर जाएगा। जैसे जैसे आप अचार बनाते हो, है ना, अचार आप सभी ने बनाया होगा, तो अचार में जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें आप नमक डालते हो। नमक क्या है बच्चों, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो आप नमक जब डालते हो तो उससे जो अचार में उपस्थित बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है भैया, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस या आपका जो है या प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, जिससे क्या होता है भाई, उनकी जो कोशिका द्रव है, बैक्टीरिया में भी कोशिका होती है, आपका सेल वॉल मतलब एक सेल होती है, उसमें भी प्रोटोप्लाज्म होता है। उसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ कर मतलब ये कहें कि जो जल है उसका प्रोटोप्लाज्म में पानी है वो बाहर आ जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए मतलब ये कहें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका जो है पानी का किसी भी सॉल्यूशन से बाहर आना, है ना, बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। देखो ये प्लाज्मोलाइसिस को एक्सोऑस्मोसिस मतलब आपका जो ऑस्मोसिस है वो एंडोऑस्मोसिस मतलब उसमें पानी अंदर जा रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसे एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। When a cell is placed in a solution of a higher solute concentration, hypertonic solution, higher solute concentration मतलब ये कहें उच्च घोलक में जब उसे डाला जाता है तो आपका क्या हुआ भाई, किशमिश में घोल था उससे भी ज्यादा वाला घोलक आ गया है तो वो क्या करेगा, पानी को खींच लेगा, बाहर कर देगा। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, रिजल्ट इन सेल बिकम फ्लेक्सिड ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और जिससे आपकी जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी और पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। अगली चीज है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन। हम बड़ा सॉल्यूशन कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है, ये तो बताओ। आपने सॉल्यूशन बताया, ये तो बताओ सॉल्यूशन होता क्या है। तो भैया इसमें एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट
जिसमें आपका कोई भी चीज डालो तो वो घुल जाएगी, है ना। एक होता है आपका सॉल्यूट जिसको डालना है, जैसे नमक व पानी का घोल। नमक व पानी के घोल में पानी जो है आपका क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें आपकी कोई चीज नमक घुलेगा, और आपका जो नमक क्या है, सॉल्यूट है ना। तो आपका इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे आप, सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड द सॉल्ट इज द सॉल्यूट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीन तरह का सॉल्यूशन हमारा होता है, या फिर कहें तीन तरह के घोल होते हैं। तीन तरह के, पहले हाइपरटोनिक की बात करें तो आ सॉल्यूशन विथ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो सॉल्यूट है या जो घोलक है वो कम है। मतलब ये कहें जो नमक आप मिला रहे थे, जो हमें मिलाना था वो कम कंसंट्रेशन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। Then the cell, when cell is placed in a hypotonic solution, water move into the cell endoosmosis, causing it to swell or burst, swelling of raisin किशमिश in the milk। दूध में किशमिश का फूलना एक तरह से क्या है बच्चों आपका, मतलब ये कहें कि एंडो ऑस्मोसिस है या परासरण है या ऑस्मोसिस हम कह सकते हैं, है ना। यहां पर आपका हाइपोटोनिक घोल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये कहें दूध है और उसमें आपने किशमिश डाल दी तो उससे क्या करेगा, उसको खींच लेगा। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन आप मिला रहे हो वो क्या है भैया, हाइपोटोनिक है, मतलब ये कहें कम सांद्रता वाला है, ठीक। आइसोटोनिक मतलब मीडियम, ना तो उसमें ज्यादा आपका घोल है, ज्यादा नमक है, ना ही कम है ना। तो सेम सॉल्यूट कंसेंट्रेशन एज द सेल, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, यहां पर पानी की मूवमेंट नहीं होती, यहां पर पानी की मूवमेंट नहीं होती, किसमें, आइसोटोनिक में। और हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का आपको प्लाज्मोलाइसिस बताया कि भाई आपका गोल हाइपरटोनिक है, उसमें ज्यादा आपका नमक पड़ गया है, तो ज्यादा नमक पड़ गया तो क्या करेगा भाई, वो पानी को निचोड़ लेगा, बाहर खींच लेगा आपका सेल से, है ना। तो हाइपरटोनिक, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, एक्जोऑस्मोसिस, यहां पर एक्जोऑस्मोसिस होती है, कॉजिंग इट टू श्रिंक ऑफ और अंडरगो प्लाज्मोलाइसिस, यहां पर श्रिंक या फिर कहीं कोशिका आपकी सिकुड़ जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपकी टर्मिनोलॉजी हुई। अभी हम आगे चीजें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, अभी हमें अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ना है ना, कहां से होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपको बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो क्वेश्चन के आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में इस टॉपिक से नहीं है ना, कुछ है कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट। ये आपका एलटी ग्रेड 2026 अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कहां पर होती है बताइए जल्दी से। आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहां पर होती है, ये आपको बताना है। तो जो फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों आपका क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका के क्लोरोप्लास्ट या हरित लबक के अंदर आपका क्या होता है बच्चों, आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से भाग इसमें पार्ट लेते हैं, या फिर क्या कौन कौन से भाग इसमें भाग लेते हैं, तो इसमें आपका ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया। जो आपकी ग्रेना की जो थाइलेकोइड होती है उसमें आपकी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की लाइट क्रिया या प्रकाशीय क्रिया या लाइट रिएक्शन होती है। और जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होता है, आपका डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में आपका जो ये कह सकते हैं कि जो भौतिक ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और साथ में साथ पानी जो टूटकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में क्या होता है, विमुक्त होता है। इसको हम पूरा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों, श्वसन होता है, या फिर कहें रेस्पायरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, chlorophyll is the major pigment involved in photosynthesis and is the major green pigment present in a higher plant।
क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रमुख वर्णक है और उच्च पौधों में मौजूद हरा वर्णक है। कौन सा है भैया? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी दोनों, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ज्यादातर जो पौधों में या फिर कहीं प्रकाश संश्लेषण में जो मोस्टली भाग लेने वाला जो क्लोरोफिल है वो है बच्चों क्लोरोफिल ए। तो ज्यादातर जो उच्चतर पौधे या फिर कहीं हायर प्लांट ग्रोथ में जो सबसे ज्यादा भाग लेने वाला जो क्लोरोफिल है वो है बच्चों क्लोरोफिल ए। ये कहां पाया जाता है बच्चों? ग्रेना में पाया जाता है। सॉरी, कहां पे पाया जाता है? ग्रेना में पाया जाता है। जस्ट मिनट रुकिए, कहां पे पाया जाता है? ये ग्रेना में पाया जाता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 प्लस O2 हो गया ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं, CO2 प्लस H2O जल, है ना, ये मिलकर बनाता है C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन, है ना। मतलब ये कहें कि CO2 और जल की उपस्थिति में, सॉरी, CO2 और जल क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या फिर कहें आप और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। किसके में क्रिया में? आपका फोटोसिंथेसिस में। तो यहां पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया भाई, यहां से क्या बना हमारा? ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट। यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है भाई, है ना, राइट आंसर हो जाता है। इसको आपको फोटोसिंथेसिस ये कराएंगे पूरा, टेंशन मत लीजिए, ये सारा कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी स्टोरेज और एडीपी को एटीपी मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करने में मुख्य भूमिका कौन सा न्यूट्रिएंट निभाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। आपको आंसर करना है ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या हो जाता है? और सेशन अच्छा लगे ना तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो भाई बच्चों यहां पर राइट आंसर हो जाता है आपका क्या? फास्फोरस। फास्फोरस आपका एटीपी को एडीपी से एटीपी में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्लांट लॉसेस वाटर इन ट्रांसपायरेशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ, पौधे वाष्पोत्सर्जन में जल को खो देते हैं 99%, 85%, 70%, 80%। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो बच्चों पौधे वाष्पोत्सर्जन में 99%, कितना बच्चों? 99% तक पानी को खो देते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 99%। नेक्स्ट है आपका इन प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो अभी हाल बताया था भाई, कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना, कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। विच पार्ट ऑफ रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, जल का कौन सा हिस्सा पानी और मिनरल्स को सोखता है या लेता है, अंदर लेता है? इन्हें एंडोडर्मस, एपिडर्मिस, रूट हेयर या रूट कैप। तो यहां पर रूट हेयर जो है या जो जड़ रोम है, क्या बच्चों? जड़ रोम है, ये पानी को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लाइट इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ थ्रू, प्रकाश की तीव्रता के माध्यम से फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है। बाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन। तो बच्चों लाइट इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ थ्रू, प्रकाश की तीव्रता के माध्यम से फसल की वृद्धि को जो प्रभावित करता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाता है भाई प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the synthetic unit present in the thylakoid? इनमें से कौन सी थाइलेकोइड में मौजूद फोटोसिंथेटिक यूनिट है? ग्लायोक्सिसोम या राइबोसोम या लिपोसोम या क्वांटासोम। तो बच्चों जो आपका फोटोसिंथेसिस यूनिट है या फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? आपका क्वांटासोम होती है। क्या होती है? क्वांटासोम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इफिशिएंट, इनमें से किस रंग में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा असरदार होता है? तो सबको पता है भैया कौन से प्रकाश में? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा क्या होता है? असरदार होता है, लाल प्रकाश में। ठीक,
इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका 6 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और साथ में साथ एग्रीकल्चर महापैक में भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये चाहे आप एजीटीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6 मार्च से आपके सारे बैचेस, चाहे आईबीपीएस एएफओ हो, चाहे आपका एजीटीए हो, चाहे आपका जो है आरईओ या एसडीओ हो, चाहे आपका गन्ना पर्यवेक्षक कृषि विकास अधिकारी हो, उस सभी एग्जाम के लिए बुक्स प्लस आपका जो है बैचेस और टेस्ट सीरीज सारा कुछ अवेलेबल है विजन एग्री एकेडमी ऐप पर। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी ऐप को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, ये आपके जो है सेशन है। ठीक, थैंक यू।